ظهر الخيل هي. जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। कागज पर गिरते ही फूटे लफ्ज कई। कागज पर गिरते ही फूटे लफ्ज कई, कुछ धुआं उड़ा, चिंगारियां कुछ, और एक नज्म को फिर से आग लगी। जलते शहर में बैठा शायर इससे ज्यादा करे भी क्या, लफ्जों से जख्म नहीं भरते, नज़्मों से आग नहीं बुझती। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। आंखें पहचानती हैं आंखों को, दर्द चेहरा शनास होता है। चेहरा शनास यानी रीडर ऑफ फेस, कैन डिसर्न अ फेस। तो आंखें पहचानती हैं आंखों को, दर्द चेहरा शनास होता है। गो बरसती नहीं सदा आंखें, अब्र तो 12 पास होता है। अब्र कहते हैं क्लाउड्स को। गो बरसती नहीं सदा आंखें, अब्र तो 12 पास होता है। जख्म कहते हैं दिल का गहना है, जख्म कहते हैं दिल का गहना है। दर्द दिल का लिबास होता है। डस ही लेता है सबको इश्क कभी। लफ्ज देखिए कि डस ही लेता है सबको इश्क कभी। सांप मौका शनास होता है। मौका शनास यानी अपॉर्चुनिस्ट। और सिर्फ इतना करम किया कीजिए, सिर्फ इतना करम किया कीजिए, आपको जितना रास होता है। नमस्कार, पब्लिक कैफे में खुशामदीद, आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु मणि। ये थे संपूरन सिंह कालरा, तखल्लुस गुलजार, मशहूर शायर और नगमा निगार, और साथ में ऑथर, नॉवेलिस्ट, स्क्रीन राइटर, प्ले राइटर, फिल्म डायरेक्टर एंड व्हाट नॉट। गुलजार हैज डॉन्ड सो मेनी हैट्स। इतने किरदार हैं इनके। फनो अदब की कितनी ही जमीनों में महारत रखने वाले शायद वाहिद फनकार। अब शायरी हो, नगमे हो, डायलॉग्स हो, कहानी हो, फिल्म हो, इनका इनोवेशन और एक्सप्रेशन, इनका कलाम, इसका एक खास तरीका और सलीका, बहुत ही खूबसूरत हसासियत और सेंसिबिलिटीज के साथ नए जज्बात पैदा करता रहा है। 60 के दशक में इन्होंने नगमा निगारी एस.डी. बर्मन साहिब के साथ शुरू की। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण 2004 में इन्हें मिला, और सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, और दादा साहब फाल्के फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड। और ये अवार्ड्स और तमगों की फहरिस्त इनकी बहुत लंबी है। 5 इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 22 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1 एकेडमी अवार्ड और 1 ग्रैमी अवार्ड। गुलजार साहब तक़सीम हिंद पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से मुंबई आ गए, और वोरली के एक गैरेज में वो बतौर मैकेनिक काम करने लगे, और खाली समय में शायरी करते थे। यहां तक कि when he used to touch up accident damaged cars by mixing shades of paint, in his own words, I had a knack for colors.
वाकई इन रंगों के बाद क्या रंगीन शायरी पैदा हुई है गुलजार साहब। इंट्रिंसिकली गुलजार साहब इज अ पोएट अबव ऑल थिंग्स। सब चीजों से अव्वल वो एक शायर है। नाजरीन, एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आज पहली बार किसी जिंदा शायर की बात करेंगे हम लोग। इससे पहले मरहूम शोरा के कितने ही लोगों की बात की हम लोगों ने, और इसकी वजह यह है कि मेरे पास बार बार सुझाव आता था कि गुलजार साहिब के हवाले से कुछ जरूर बोलिए या किसी को इनवाइट करिए जो उनकी नज्म नगमे गा के सुने। तो आज ये मौका आ ही गया है। पब्लिक कैफे में हमारे साथ हैं आपके जाने माने संगीत भूषण जनाब राजीव बिश्नोई और वकील बनाम शायर अमित हर्ष जी। नमस्कार। नमस्कार। अब ये दस्तूर हो गया है हमारे प्रोग्राम का कि समा बनाने के लिए हम लोग शुरुआत जो है वो बिश्नोई साहब से ही दरखास्त करते हैं कि कोई उनका चुना हुआ कोई गाना लेके वो शुरुआत करें। तो आज बिश्नोई साहब से कहेंगे कि हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, परवाज यानी फ्लाइट, इस नगमे के साथ शुरुआत हो। ये गुलजार साहब का शुरू का फिल्मी गाना है, पूर्णिमा फिल्म के लिए। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। आँख ने शर्मा के कह दी दिल के शर्माने की बात, एक दीवाने ने सुन ली दूजे दीवाने की बात। प्यार की तुम इंतहा हो, प्यार का आगाज प्यार का आगाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। बहुत खूब बिश्नोई साहब। तो अमित जी आपके पास आता हूं कि बजाय कोई खास सवालात से शुरू करने के, आप एक तारुफ के तौर पे आप गुलजार साहिब के बारे में क्या बताना चाहेंगे अमित जी? गुलजार शब्द जैसे ही जहन में आता है तो एक बड़ी ही ज़हीन सी शख्सियत हम लोगों के जहन में उभर आती है कि एक सफेद पोशाक में एक कोई घर का बुजुर्ग, मोहल्ले का कोई बुजुर्ग आपके सामने होता है जो बड़ी ही दानिशतगी से, बड़ी शाइस्तगी से अपनी बात कहता है और हम लोग सब लोग बड़े गौर से उनको सुनते हैं।
तो वो एक रुतबा, हम लोग एक लिविंग लीजेंड के बारे में बात कर रहे हैं इस वक्त, और एक अपनापन जो है उनको देखकर महसूस होता है, और एक रौबदार बुजुर्ग की शख्सियत जो है सामने खुद ब खुद उभर आती है। अब हकीकत में अभी हम बात कर रहे थे वही कि गुलजार साहब का नाम जो है वो शायरी और गालिब का सिनोनिम हो चुका है इस वक्त। जी जी। कि कहीं भी आप देखेंगे तो अगर आप कुछ भी दो चार शेर पढ़ रहे हैं तो लोग पहले तो गालिब का नाम ले लिया करते थे, यार गालिब बने जा रहे हो, अब तो तंज में आपको कहेंगे कि आप गुलजार हो गए हो क्या। बिल्कुल तो सही कहा। ये जो है शरफ जो है गुलजार साहब को हासिल है इस वक्त। जो है हम लोग बकौल अगर हम बात करें फिराक गोरखपुरी साहब की कि आने वाली नस्लें ये रश्क करेंगी कि हम लोगों ने उस दौर को देखा है, उस दौर में जिए हैं जब उस दौर में गुलजार साहब एक्टिव रहे हैं, एक्टिव हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़े शरफ की बात है कि वो जिस, और उनका कैरियर के बारे में तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि पिछले 60 वर्षों से हम लोग उनको सुनते आ रहे हैं। जितने भी फिल्म गोअर्स हैं और म्यूजिक लवर्स हैं वो जानते हैं उस शख्सियत को। एक कार के कारखाने से फिल्मकारी तक वो जो सफर उनका रहा है बेहद कामयाब, और वो मुख्तलिफ बाकी और गीतकारों और नगमा निगारों से थोड़ा मुख्तलिफ रहा है कि उन्होंने जो फिल्म प्रोडक्शन की और भी विधाएं हैं सब में अपनी कलमकारी का जौहर दिखाया है। आप यूं समझिए कि स्क्रीन प्ले राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, डायलॉग राइटिंग के अलावा फिल्म मेकिंग और फिल्म प्रोडक्शन में मैं नहीं समझता हूं कि किसी और गीतकार ने फिल्म डायरेक्शन में या फिल्म प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमाया है। शैलेंद्र साहब ने जरूर एक फिल्म बनाई थी, और शायद सावन कुमार साहब जो है वो भी शायद कुछ गीत लिखते थे, लेकिन एक एस्टैब्लिश्ड राइटर, एक गीतकार जो एक फिल्म मेकर बना, वो गुलजार साहब का वाहिद शख्सियत है। और उन्होंने अपने उस सफेद पोशाक वाले शख्स ने जो रंगीन फिल्मों, जो हमारे रंगीन पर्दे पर जो अपनी चित्रकारी की है, और उनके शब्दों की महक, मैं समझता हूं कि आने वाली सदियों तक, जब तक ये फिल्म इंडस्ट्री मौजूद है तब तक रहेगी। मैं अगर उसको उन शब्दों में कहूं कि जिन दरख्तों की वजह से ये फिल्म, हिंदी फिल्म जगत, हिंदी फिल्म चमन जो है, जो उसमें लोक शैली या उर्दू शायरी जो गुलजार है, उन दरख्तों में सबसे अहम दरख्त का नाम ही गुलजार है। और हम लोग आज उनके लिए यहाँ पर मुखातिब हो रहे हैं अपने नाजरीन से, तो उनके बारे में और शब्दों में, कम शब्दों में क्या बयां करना बहुत मुश्किल है। यूँ समझिए कि वो SD बर्मन साहब के साथ उन्होंने अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया, विमल रॉय साहब के साथ उन्होंने फिल्मकारी और फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म निर्देशन वगैरह शुरुआत करके, और अभी तक, और मेरे ख्याल से 86 वर्ष की उम्र हो चुकी है उनकी, और अभी भी आप उनमें, आज हम लोग जो 30 साल पहले उनको देखा था, वो आज देखा तो उसमें कोई आपको कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। तो ये बेहद खुश नसीबी है हम लोगों की कि हम लोग अभी तक उनको देखते, सुनते और उनके एक्टिव काम को देखते आ रहे हैं। तो ये आपने दो बात कही बहुत अच्छी। एक तो ये खुश नसीबी कि हम लोग गुलजार साहब के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये हम लोगों को एक अलग वकार मिल रहा है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी आपने बात कही कि एक शायरी अच्छी खराब जैसी भी हो, ये शायरी की दुनिया के लिए एक यूनिवर्सल तखल्लुस, पहले गालिब थे, अभी भी हैं, लेकिन उनकी जगह धीरे धीरे गुलजार साहब ने ले ली है। बिल्कुल। और मैं आपको गुलजार साहब इस पे क्या बोलते हैं, एक छोटी सी 1 मिनट से कम की क्लिप चलाता हूं, तो ये देखें जरा आप। 98%, 99 भी कहूँ बल्कि, जो व्हाट्सएप में पोइम्स आती हैं वो मेरी नहीं है। मेरी किसी लाइन से कोई
नज़्म में से कोई लाइन उठाई हुई या कोई अल्फाज उठा लिए या कुछ ले लिए, और वो व्हाट्सएप में जो अपीयर होता है दिन रात और मुझ तक आता है, मुझे भेजते हैं लोग, वो मेरा लिखा हुआ नहीं है। मुझे खामखा प्लेगरिस्ट मत बनाइए आप। मतलब एक नज़्म थी मेरी कि आदतें भी अजीब होती हैं, वो आजकल व्हाट्सएप पर चल रहा है, औरतें भी अजीब होती हैं, और वो शर्म आती है वो नज़्म पढ़ के। तो एक तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों तो उन्हें मना कीजिए कि भाई अगर आपको अपनी बात कहनी है तो पहली बात जो सीखने की वो है कि अपने नाम पे कहिए, और जो कहना चाहते हैं वो अपने अंदर तलाश कीजिए, अपने से बाहर मत तलाश कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये लगता है कि शायद किसी ने पहले कहा होगा तो मतलब आपकी तालीम में कमी है। पढ़ते कितना है आप? मतलब एक नज़्म कहने के लिए कम से कम आप 150-200 नज़मों से गुजरे हों तो एक नज़्म कहेंगे। ये हमारी रेशो है पढ़ने की। तो ये क्लिप आपने देखी तो गुलजार साहब जी, गुलजार साहब भी कह रहे हैं लोगों से कि भाई मुझे माफ कर दो, खुद जो लिखना चाहते हो उसका मज़र अलग है, खुद अपने नाम से क्यों नहीं लिखते हो? अगर कोई भी चीज अच्छी, अगर क्या नाम है कोई शायरी आपको सोशल मीडिया पे आप देखते हैं तो अगर नहीं तो गालिब का नाम चस्पा कर दिया जाता था, तो नहीं तो आप थोड़ा सा चेंज करने को गुलजार के नाम से या गालिब के नाम से आप जो है ये आपने बहुत सारे बात उठा दी है। तो इससे पहले कि बिश्नोई साहब के पास आए अगले एक जबरदस्त नगमे के लिए, वो एक प्रोग्राम में मैंने कहा भी था कि गालिब अब गुलजार पे लोग कुछ भी चिपका के भेजते हैं तो कभी कभी इग्नोर करते हैं, कभी जवाब दे देते हैं। अच्छा दोस्त हुआ कि भैया ये इतनी पेडेस्ट्रियन शायरी जो है ये गुलजार या गालिब नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि भाई गालिब की शायरी है कि नहीं, शेर तो अच्छा है, ये है कि नहीं कैसे समझ में आए? तो मैंने कहा भाई बड़ा आसान है, अगर आपकी समझ में आ गया इसका मतलब गालिब का नहीं। तो खैर गुलजार साहब की के नगमों पे आते हैं, और एक मेरा बड़ा पसंदीदा ये 70s का नगमा है कि तुम आ गए हो दूर आ गया है, जो बिश्नोई साहब ने सुना। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि सफेद पोशाक आज मैंने भी पहनी हुई है। ये इंटेंशनली है, फॉलोअर आप हैं। नहीं, ये आंधी पिक्चर का जो गाना इन्होंने बताया बहुत मशहूर हुआ था, मैं सुनाता हूँ आपको। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ
आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा भाई, शुक्रिया। तो अमित साहब, जी जी। कि शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। दफन कर दो हमें कि सांस आए, नब्ज कुछ देर से थमी सी है। आइए रास्ते अलग कर लें, ये जरूरत भी बाहमी सी है। बाहमी यानी म्यूचुअल। ये आइए रास्ते अलग कर लें, ये जरूरत भी बाहमी सी है। तो गुलजार साहब के अंदाजे बयां में एक हसासियत है जो बड़ी खूबसूरती से उनके कलाम, उनकी राइटिंग, उनकी फिल्म्स में उतर कर आती है। आप उनके इस ह्यूमन सेंसिबिलिटीज के लिरिकल ट्रीटमेंट पर कुछ अपनी बात अगर बोलें, और आपकी बात के बाद आपसे ये भी दरखास्त है कि कोई अपना पसंदीदा कोई नगमा आप फरमाइश करें बिश्नोई साहब से गाने के लिए। अमित जी। अब गुलजार साहब के जो आपने बोला कि अभी आपने जो नज्म पढ़ी, इसी से अंदाजा लग सकता है कि कितनी आसानी से वो अपनी बात रखते हैं। उनके जितने भी आप अशार, उनके जितने भी गीत आप सुनेंगे, तो कोई भी लफ्ज जो भी हिंदी उर्दू थोड़ी बहुत भी समझता है वो आसानी से समझ सकता है। उसको कहीं भी आपको उसको लुगत या डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो सीधी सीधी बातें, एक जो उसमें खासियत उनमें खास तौर पे आप उसको गौर करेंगे कि वो किसी भी जो रोजमर्रा की जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उस पर शायरी कर सकते हैं। तो ह्यूमन ट्रीटमेंट वाली जो बात आपने बोली कि मैं देखता हूं कि वो नेचर के काफी करीब, नाम भी उनका गुलजार है, तो उन्होंने तमाम शेर कुछ गुलों को लेकर, गुलजार को लेकर कुछ लफ्ज जरूर कहे हैं। वो शेर जो है उन्होंने कि हम शब्द जो है, जो आप उनमें देखते हैं कि कोई किसी शायर के लिए कुछ कुछ मौजू जो हैं, कुछ शब्द जो हैं वो ज्यादा उनके कोटे में आ जाते हैं, वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने ये देखा कि आंख या आंखों की महक, इस तरह के लफ्ज जो हैं उन्होंने बहुत इस्तेमाल किए हैं। फूल, और आप देखिए, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, तो छू के उसे रिश्तों का इल्जाम ना दो। इस तरह के ना कि आपकी आंखों में वो है, कि आपकी आंखों में महके हुए कुछ राज हैं। तो इस तरह के गीत जो है, या क्या नाम है, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। और एक और जो है उन्होंने सफर और राहे रास्ते पर, तो बहुत शब्द, बहुत से गीत और बहुत से उनके नगमे आप सुनते हैं। खासतौर पे एक लफ्ज और मोड़, मोड़ पर जो है मेरे ख्याल से उन्होंने ही इस्तेमाल किया है बहुत ज्यादा, कि राहें मोड़ की वो जो है कि जहां से तुम मुड़ मुड़ गए थे वो मोड़ अभी वहीं खड़े हुए हैं। या बहुत खूबसूरत लाइन है ये वाली, है कि हजार राहें मुड़ के देखी। तो और भी क्या नाम है, आंधी में भी एक उनका एक गीत था, वो भी मोड़ को लेकर कि इस मोड़ से जाते हैं। तो कुछ चीजें जो हैं, आप चांद को उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया है कि धन्नों की आंखों में प्यार का सुरमा, चांद का चुम्मा, या ये चांद डूबेगा नहीं और चांद पहिया पहिया आया। इस तरह के इस्तेमाल जो है, मैं समझता हूँ कि नेचर के करीब वो काफी उन्होंने इस्तेमाल किया है। मौसम की फिल्मी थी, उसमें में जो है वो धूप का बहुत इस्तेमाल हुआ है। कई गाने में देख रहा था कि धूप का, कि बैठे रहे तस्वरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही वो फुर्सत के रात दिन, वो जाड़े की नर्म धूप। तो इस तरह के जो मौजू, जो मिसालें और जो लफ्जों का इस्तेमाल है, वो खासतौर से देखने को आपको मिलता है। और लोक शैली के तमाम गीत आप महसूस नहीं कर सकते हैं कि वो गीत जो है
जो आप सुनते लगता है कि कोई लोकगीत ही रहा होगा, कजरारे कजरारे हो या बीड़ी जलैले आप, या बच्चों के लिए जो उन्होंने गाने लिखे हैं कि वो मासूम फिल्म में है कि लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, और वो लगता है कि वो किसी जो है बाल गीत के लिए वो स्पेशली डिजाइंड है। तो बच्चे की साइकोलॉजी के लिए खासतौर से स्पेशली, और दो वो जाने जाते हैं अपने अदबी और जो उर्दू शायरी के लिए, लेकिन आप उनके लोकगीत भी, आप उनका जो पहला गीत है कि गोरी भैया बंदनी के लिए लिखा था, तो लोक शैली के गीत भी बाकमाल लिखे हैं। तो उनकी वर्सटैलिटी के बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि कहां से वो धूप पर भी, और एक पीली धूप, इस तरह के जो जुमले, अगर सामने एस्ट्रे पड़ी हो तो एस्ट्रे पे उनकी एक नज्म आप सुन सकते हैं। सामने किताबों पर जो रोजमर्रा के सामान का है उस पर भी, मेज टेबल कुर्सी सब पर भी वो नज्म कह सकते हैं। तो ये खासियत जो है वो केवल गुलजार साहब में देखने को मिलती है। और उनके तमाम गीत में एक लेकिन फिल्म का एक जो गीत है, मैं चाहूंगा कि वो जरा कम सुना गया है, कि वो सुरमई शाम के साए होंगे, वो गीत मैं चाहूंगा कि सुरमई शाम इस तरह से आए कि सांस लेकर जिस तरह से साए, सांस लेते हैं जिस तरह से आए। तो ये गीत अगर विश्नोई साहब हमारे नाज़रीन को, हमारे दर्शकों को सुना सके तो बड़ी खुशी होगी हमें, और जो भी बातें उनके लिए कहनी। जैसा आपने बताया कि इसमें वो मिसरा भी आता है कि जैसे खुशबू नजर को छू जाए, मतलब खुशबू को वो नजर से बहुत, खुशबू का उनका नजरों से कुछ रिश्ता ज्यादा है। नहीं तो लीजिए आपके सामने पेश करता हूँ मैं ये गाना। सुरमई शाम इस तरह आए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम। कोई आहट नहीं बदन की कहीं, फिर भी लगता है तू यहीं है कहीं। कोई आहट नहीं बदन की कहीं, फिर भी लगता है तू यहीं है कहीं। वक्त जाता सुनाई देता है, तेरा साया दिखाई देता है, जैसे खुशबू नजर से छू जाए, जैसे खुशबू नजर से छू जाए, सांस लेते हैं जिस तरह
बरसाए सुरमई शाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। तो विश्नोई साहब, हम लोगों की फरमाइश तो हो गई और इसी सिलसिले में हम आपसे दरखास्त करेंगे कि अपना मनपसंद कोई गीत या नगमा अगर आप सुनाएं हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल। हाँ, जैसे ये गाना था ऐसे ही एक सीरियस गाना और है, ये मेरे अपने फिल्म के लिए था जिसमें मीना कुमारी और विनोद खन्ना थे। पहली फिल्म थी उनकी निर्देशन के हिसाब से। तो इसमें ये गाना जो है किशोर कुमार ने गाया है, बहुत अप एंड डाउन इसमें है। ये सलील चौधरी साहब का म्यूज़िक था और बहुत अच्छा ये गाना है। इसके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको सुनाता हूँ। कोई होता जिसको अपना, हम अपना कह लेते यारो। पेश करता हूँ आपके सामने। कोई होता जिसको अपना, हम अपना कह लेते यारो। पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना, हम अपना कह लेते यारो। पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते। ख्वाबों में जागते हम रात भर। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते। ख्वाबों में जागते हम रात भर। कोई तो गम अपनाता, कोई तो साथी होता। कोई होता जिसको अपना, हम अपना कह लेते यारो। पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। बहुत अच्छे विष्णु साहब, बहुत बढ़िया, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम की इंतहा की ओर चल रहे हैं। अमित साहब आपके पास आएंगे, कोई एनेक्डोट या आपकी जो भी और बात आप जोड़ना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आज कुछ हंसी मजाक सा माहौल रहा इस प्रोग्राम में और मेरे ख्याल से कोई बेअदबी नहीं है इसमें। और वैसे भी न मैं गायक हूं न मैं शायर हूं, जो आप लोग हैं, तो मेरे तरफ से थोड़ी गुस्ताखी माफ रहेगी। तो गुलजार साहब का ये किसी ने भेजा था मुझे, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं सुनाऊंगा कि उनके दांत में, लेफ्ट मोलर में दर्द हो रहा है, तो वो डेंटिस्ट के पास गए हैं कि डॉक्टर साहब लेफ्ट मोलर बहुत दर्द कर रहा है, रात भर नींद नहीं आई। तो डेंटिस्ट कहता है महसूस तो होता ही होगा कुछ दर्द, धड़कन के आगोश में लिपटी उस सहमे हुए यूक्लिप्टस के पत्तों की 2 बूंद यूं ही दांत पर डाल लेते। अरे गुलजार ने कहा, डॉक्टर साहब वो छोड़िए, दर्द बहुत हो रहा है, जरा कुछ कीजिए। तो वो मुंह देखते हैं उसका, फिर कहते हैं हाँ कुछ अटके हुए अल्फाज हैं 2 दांतों के बीच, बहुत पुराने कहावतों की तरह गूंजती काली कंबल सी समेटी बुझी रात की गवाही दे रहे हैं। गुलजार साहब ने कहा, अरे डॉक्टर साहब वो जो कुछ है वहां से निकालो, दर्द जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, डेंटिस्ट कहते हैं आसमान के साथ गुफ्तगू करती हुई उस हिलती हुई सी कुर्सी पर आप अपनी पीठ की मुलाकात फरमाएं।
गुलजार साहब कहते हैं मतलब क्या करना है। खैर वो बैठते हैं, फिर डेंटिस्ट साहब ने कहा कि ये सुई आपके इस दर्द को गुमनामी के आगोश में ले जाएगी और इन अटके अल्फाज को एक बादल के कलम से लिखते हुए आंधी की तरह नशेमन तक उसी उजड़े हुए शहर की खाक से जब आप जागेंगे तब आपको एक बेदखल दांत 2 लाइनों का इंतजार करता हुआ इस ट्रे में पड़ा मिलेगा। गुलजार साहब ने कहा कि पतला कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं। तो डेंटिस्ट ने कहा गुलजार साहब, जो बातें आपको खुद समझ में नहीं आती तो वो दूसरों के माथे पे क्यों पोत दिया करते हो। दांत निकालना पड़ेगा, सड़ गया है, समझे। तो खैर इस गुस्ताखी के बाद अमित साहब आपके पास फिर से आते हैं कि आप क्लोजिंग कमेंट के तौर पे क्या बोलना चाहें। कुछ फैक्ट्स मैं जरूर, आपने तो इतना मजेदार किस्सा, इतनी मजेदार आपने गुफ्तगू की है, अभी कुछ फैक्ट्स मैं शेयर करना चाहूंगा अपने नाज़रीन से। बहुत कम लोगों को कुछ बातें उनके बारे में मालूम होंगी। जैसे ये नाम उनका सबको मालूम है कि संपूर्ण सिंह कालरा है, तो गुलजार साहब खुद कहते हैं कई बार कि लोग मुझसे मेरा नाम बताते हैं और कुछ इस अंदाज में खुश होते हैं जैसे कि कोई उनको यूरेका, कोई उन्होंने कोई इजाद कर दिया है। वो लेकिन एक बात शायद कम लोगों को मालूम होगी, उनके घर का नाम पुन्नी है। अच्छा, तो आप अगली बार जब कोई गीत सुने तो सोचे कि पुन्नी ने लिखा था ये। उन्होंने अपनी बेटी का नाम जो है बोस्की रखा था। हाँ, बोस्की रखा है, मेघना का नाम, घर का नाम बोस्की है। तो वो बोस्की जो है एक सिल्क कपड़ा होता है बड़ा, उसके नाम पे उन्होंने रखा था। और एक जे ओम प्रकाश जो ऋतिक रोशन साहब के ससुर हैं, उन्होंने एक बार उनसे पूछा कि अगर तुम्हारा बेटा होगा तो क्या नाम रखोगे। तो कहा बेटे का नाम रखेंगे लट्ठा। तो लट्ठा क्या होता है, एक ये जिक्र किया है, एक किताब उनके बारे में, गुलजार साहब के बारे में लिखी है नसरीन मुन्नी कबीर साहिबा ने। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। तो लट्ठा जो है बेसिकली ये कपड़ा होता है जिससे सलवार वगैरह बनती है, कॉटन का कपड़ा। और इनके फादर जो है वो उनका कपड़े के व्यापारी रहे हैं, कपड़े की दुकान हुआ करती थी इनकी, तो कपड़े से इनका काफी लगाव रहा। तो इसलिए इस तरह के जुमले वो यूज किया करते थे। तो और ये बात भी बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि गुलजार साहब रोजे भी रखते हैं। तो रोजे उन्होंने मीना कुमारी साहिबा के लिए रखे थे। मीना कुमारी साहब बहुत बीमार थी, उनसे उनके काफी करीबियां रहीं आखिरी दौर में। तो वो दवाइयां नहीं खा रही थी, तो उनके लिए उन्होंने उनसे बोला कि भाई आपके लिए रोजे मैं रख लूंगा, आप दवाइयां खाएं। तो सुनते हैं कि अभी तक वो रोजे एक आध दिन जरूर रखते हैं मीना कुमारी की याद में, जो उन्होंने उनके लिए उनसे वादा किया था। और इसी तरह एक बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उन्होंने एक्टिंग भी की है। ये एक फिल्म थी जलियांवाला बाग, जो शायद 87 में रिलीज हुई, 69 में बननी शुरू हुई थी। शुरुआत में उसमें मेन लीड रोल जो है वो बलराम साहनी साहब कर रहे थे, फिर उनकी डेथ हो गई। परचित साहनी थे उसमें। ओमपुरी और बाद में शायद विनोद खन्ना ने किया है उसमें रोल। उसमें काफी अच्छा रोल जो है, उसमें डायलॉग डिलीवरी वगैरह काफी है। तो जलियांवाला बाग में उन्होंने एक्टिंग की है। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको गुलजार साहब को एज ए एक्टर भी आप देख सकते हैं। शर्मिला टैगोर का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो उसमें बोल रही थी कि उन्होंने अपने बेटे को जो है सैफ को गुलजार साहब के पास भेजा था। एक तो वक्त की पाबंद बहुत हैं वो, और कुछ उनसे ट्रेनिंग के लिए बता रहे हैं कि 2-4 दिन रुके वो, 2-4 दिन बाद वो सैफ जो है वहां से भाग लिए। तो इस तरह के तमाम उनके वालिद जो है वो बड़े नाखुश हुआ करते थे कि उनका बेटा शायरी करता है। वो कहा करते थे कि ये जो है भैयों से मांग कर उधार लेकर जिएगा, लंगर में खाना खाएगा। और जब इनका थोड़ा बहुत नाम होना शुरू हुआ तब इनके वालिद गुजर गए। इस बात का उन्हें बड़ा अफसोस रहता है कि वो वालिद नहीं देख पाए कि उनका बेटा जो है उसकी रह गुजर अच्छी तरीके से कर रहा है। तो तमाम वो थोड़ा रेटिसेंट हैं, थोड़े गार्डेड हैं अपने पर्सनल लाइफ और इनिशियल लाइफ के बारे में बताने में। वो ज्यादा नहीं इस बात को
जाहिर करते जी हैं। जी जी बट जी। तो ये रेगुलर की बात की आपने, तो अब प्रोग्राम के इंतहा की ओर हम लोग चल रहे हैं, और आपका हमारा सारे नाजरीन का अपना अपना सफर शुरू होगा। चलते चलते फिर बिश्नोई साहब से दरखास्त है कि उनका कमाल का ये नगमा की मुसाफिर हो यारों न घर बिल्कुल। है न ठिकाना, अगर ये सुना सके बिश्नोई जी साहब। जी, बहुत फिलोसॉफिकल सॉन्ग है, परिचय फिल्म के लिए। बहुत अच्छा गाना लिखा उन्होंने, मैं सुनाता हूँ आपको। मुसाफिर हूँ यारों, न घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारों, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारों, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा आशियाना। मुसाफिर हूँ यारों, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। बहुत अच्छे बिश्नोई साहब। और शुक्रिया, अमित शुक्रिया। साहब, आपने सुना कि क्या इस नगमे में तो मोड़ के बजाय जो आप मुड़े तो राह भी साथ में मोड़ दी राह मुड़ उन्होंने। गई साथ में। नहीं, गुड़ और मोड़ जो है उनके वो उनके तमाम रंगों में आप नजर आ ही जाता है। जी जी चांद मैंने बहुत देखा, चांद बहुत है, और गुलो और मोगरे के फूल जी उस समय जो जो इस्तेमाल नहीं हुए हैं, मेरे ख्याल से किसी और ने इस्तेमाल नहीं किया होगा। मोगरे का फूल, मोड़ लफ्ज जो है किसी ने जी इस्तेमाल नहीं किए होंगे। पत्थर की हवेली और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक है। नशेमन, जी जी तो इस तरह के लफ्ज जो है वो तो आर डी बर्मन साहब से उनकी अच्छी दोस्ती रही, और उन्होंने उनके तमाम लफ्जों को जो है एक पोएटिक और एक उसको कंपोज किया। तो ये जी। तो बात गुलजार साहब पे बात करने के लिए शायद फिर हम लोग को मिलना होगा, ये तो एंडलेस है। प्रोग्राम के इंतहा पे आने वाले हैं, तो दिन कुछ ऐसे गुजरता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। आईना देख कर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। बहुत खूब। और देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई। और हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुक कर अपना ही इंतजार किया, और वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है। तो गुलजार साहब, आप अभी टिक कर रहें, और तमाम आपके चाहने वालों को आप अपने कलाम से कलाम की नेमत देते रहें। बिश्नोई साहब, अमित, आप साहिबान, आज हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले मंगलवार
किसी शायर के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत लेते हैं। नमस्कार।